आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग सीटेट ईवीएस में पूछे जाने वाले अति संभावित प्रश्नों को देखेंगे। सीटेट ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ईवीएस या जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर ही आधारित है। और इसलिए आप लोग बगैर स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संतुलित आहार की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है सूखा रोग। ये भी सीटेट ने पूछा है कि संतुलित आहार की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सूखा रोग। पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अमाशय का जो रस होता है वो अम्लीय होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमाशय का रस अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आप क्या कहेंगे? अम्लीय होता है। और ये जो है साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है। अत्रेयपुर गांव ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी सीटेट ने कई बार पूछा है। निफेंथिस ये एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निफेंथिस। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो जिसमें से जो है खुशबू निकलती रहती है और कीड़े उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं और उसके रस में ही वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं चिपक कर। तो ये एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कीड़भक्षी पौधा, निफेंथिस। ठीक है, ये कीड़भक्षी पौधा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इनमें से कौन सा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है या जो कीड़भक्षी है? तो क्या हो जाएगा? निफेंथिस हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, बेक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में की थी। ये भी महत्वपूर्ण है। सीटेट ने इसे भी पूछा कि बेक्रो की खोज किसने की है? तो जो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की है बेक्रो की खोज। बेक्रो क्या होता है? ये जो बैग और क्या होता है चप्पल वगैरह में चिपकाया जाता है, जिसको खींचो तो चर्र की आवाज़ आती है ना, चिपकाने वाला होता है, वही होता है बेक्रो। मिर्च, मूंगफली, आलू और अमरूद ये कहाँ से आए? ये दक्षिण अफ्रीका से आए। ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला भी और ये भी। क्या? मिर्च, मूंगफली, आलू और अमरूद कहाँ से आए? तो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। भिंडी और काफ़ी अफ्रीका से हैं। गोभी और मटर यूरोप से। चाय असम से। सोयाबीन चीन से, अमेरिका, फिर अमेरिका से भारत आई है। तो सोयाबीन भारत कहाँ से आई? तो भारत जो आई है वो अमेरिका से आई है। सोयाबीन जो है भारत में अमेरिका से आई है, लेकिन इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो वो क्या है? चीन होगा, है ना। और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब क्या है? देसी है, ये भारतीय है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे जो सब्जी और फल हैं ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अल-बुरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। ये भी एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है कि अल-बुरूनी जिस देश से आए हैं उसे क्या कहते हैं आजकल? तो उज़्बेकिस्तान कहते हैं। ठीक, और जैसलमेर शहर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। इसे भी सीटेट ने पहले से पूछा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। घड़सीसर तालाब का निर्माण जैसलमेर के राजा घड़सी ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा घड़सी जो हैं जैसलमेर के रहने वाले थे, और जैसलमेर कहाँ? राजस्थान में। तो उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे घड़सीसर बोलते हैं, जो 9 तालाबों से आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 में अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक की एक लंबी यात्रा थी, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न जो सीटेट ही नहीं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो है मृत सागर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर जो कौन सा है? वो है मृत सागर।
और ये इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ये इतना ज़्यादा नमकीन होता है और इस सागर में अगर आदमी ज़िंदा लेट जाए तो वो लाश की तरह तैरता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक, मलेरिया मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। ठीक, एनाफिलिस ये क्या है, ये मादा मच्छर होता है जो मलेरिया फैलाता है ना। यहाँ से भी सीटर ने पहले क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। ठीक, जिसमें ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। ये भी आपको याद रखना। सीटर ने एक बार पूछा है कि कपकपी, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार किस में आता है, तो मलेरिया में। ठीक, मच्छरों से होने वाली बीमारी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दी हुई हैं 3 बीमारियां कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये किससे होते हैं, तो ये मच्छरों के काटने से होते हैं। ठीक, सिंकोना, या ये भी सीटर ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंकोना क्या है, तो सिंकोना जो पेड़ है उसकी जो छाल है उससे मलेरिया की दवा पहले बनाई जाती थी। सिंकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, तो वो कुकैना आता है ना। सिंकोना वृक्ष की छाल से कुकैना नामक औषधि बनाई जाती है जो मलेरिया के काम आती है। एनीमिया, साधारण भाषा में खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया किसे कहते हैं, तो खून की जब कमी हो जाती है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, एनीमिया। ठीक, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी है ना, खून की कमी या आयरन की कमी आप बोल दीजिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में, तो 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर होना चाहिए किसकी, हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगला प्रश्न, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। ये आपको याद रखना है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है, तो वो उत्तरकाशी में है। ये देखिए, बचेंद्रीय पाल से भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो बचेंद्रीय पाल नाकुरी गांव की रहने वाली थी जो उत्तराखंड के गढ़वाल में है। तो आपको पहले तो ध्यान रखना कि बचेंद्रीय पाल कहाँ की रहने वाली हैं। तो आप अगर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड, गांव की बात करें तो नाकुरी गांव। ठीक, और दूसरा प्रश्न यहीं से क्या बन जाएगा कि गढ़वाल कहाँ पर है, तो गढ़वाल जो है वो उत्तराखंड में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बचेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ी थी। ये आपको याद रखना कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि बचेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में कितनी ऊंचाई चढ़ी थी, तो 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। ठीक, अगला प्रश्न, 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। कब चुना गया, तो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इन्हें चुना गया और 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 8900 मीटर ऊंची हो जाएगी। और ये कौन चढ़ी थी, बचेंद्री पाल। कब चढ़ी थी, तो 23 मई 1984 को। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है क्या, कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो इसका नेपाली नाम होता है सागर माथा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या बोलते हैं, तो सागर माथा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग। आपको ये याद रखना है। ठीक, निकाला गया तेल गहरे रंग का बदबूदार होता है। ठीक, जो तेल ज़मीन से निकलता है उसका कलर क्या है, तो वो गहरे रंग का होता है और बदबूदार होता है, जिसे साफ करने और अलग करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरी। तो ये यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तेल होता है उसे साफ़ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो रिफाइनरी भेजा जाता है। इसी से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ ईंधन, साथ ही साथ एलपीजी, मोम, तारकोल और ग्रीस
प्राप्त होते हैं। तो ये इतने पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से एक विकल्प ये दे दिया जाएगा, 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, लेह ये लद्दाख का हिस्सा है, तो इसमें क्या लेह जो है वो सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में जुले का मतलब क्या होता है? स्वागत, ये आपको याद रखना है। सीटेट ने यहाँ से पूछा है पहले भी कि जुले का मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा स्वागत। अगला प्रश्न, यहाँ से अभी जो 16 तारीख को पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। लद्दाख के घर 2 मंजिला पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं, जो अंदर से छप्पर नुमा होते हैं, जिसकी पहली मंजिल पर जानवर रहते हैं, जिसमें खिड़की भी नहीं होती है। तो 2 मंजिला मकान कहाँ होते हैं? लद्दाख में होते हैं। और ये किसको काट के बनाए जाते हैं? तो पत्थरों को काट कर बनाए जाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि लद्दाख में लोग जानवरों को कहाँ पर रखते हैं? तो पहली मंजिल पर जो है जानवरों को रखते हैं, और जो दूसरी मंजिल होती है उस पर आप खुद रहते हैं। और ये जो पहली मंजिल होती है इसमें खिड़कियाँ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ठंड बाहर जो है वो अंदर ना जाए। ठीक, अगला पॉइंट, चांगथांग इलाका 5000 मीटर ऊंचा मैदानी इलाका है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। चांगथांग कितना ऊंचा है? तो 5000 मीटर ऊंचा एक मैदानी इलाका है। और चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। यहाँ से भी सीटेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि चांगपा कौन होते हैं। ये चांगपा से संबंधित और क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। कि चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक, ये तो हो गया इनका परिचय। आगे क्या है? चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बाल से दुनिया का सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। ऐसी भेड़ बकरियां कौन पालते हैं? तो चांगपा जो जनजात होती है वो पालते हैं। ये अपने टेंट को रेबो बोलते हैं। यहाँ से भी सीटेट ने पूछा है पहले कि चांगपा जो होते हैं अपने टेंट को क्या बोलते हैं? तो रेबो। या रेबो क्या है? तो रेबो जो है टेंट है जो चांगपा से संबंधित है, चांगपा लोग बनाते हैं, उसे रेबो बोलते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। ये भी आपको ध्यान रखना कि चांगथांग का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। ठीक, दुनिया में मशहूर पश्मीना, यहाँ से सीटेट ने तो कई बार प्रश्न पूछा है पश्मीना से संबंधित। तो यह पश्मीना शाल जो होता है वो 6 स्वेटरों के बराबर जो है गर्म होता है। ये आपको याद रखना है कि पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर जो होते हैं उनसे 6 गुना ज़्यादा गर्मी देता है। ठीक, और ये बनता किससे है पश्मीना? तो ऐसी बकरियों की नस्ल जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जहां सर्दियों में तापमान लगभग -40 डिग्री तक चला जाता है। वहाँ की जो बकरियां होती हैं उनके जो बारीक बाल होते हैं, बारीक कितना कि 6 बाल कि उस बकरियों के 6 बाल जो होते हैं वो मनुष्य के 1 बाल के बराबर मोटाई के होते हैं। इतना बारीक होता है इन बकरियों का बाल, और नरम भी होता है। तो इन्हीं से क्या होता है? पश्मीना शाल बनती है। और ये इतनी बारीक होती है कि इसे मशीन से नहीं बुना जा सकता, इसलिए इसके लिए बुनकर की आवश्यकता होती है। और 250 घंटे एक बुनकर जब काम करता है तब जाकर एक पश्मीना शाल बनती है। ये आपको याद रखना है कि पश्मीना जो ऊन होता है, ये पश्मीना जो ऊन बनता है, उनकी जो बकरियों की जो बाल होते हैं वो मनुष्य के जो बाल होता है उसके 6 बाल बकरियों के जब हो जाते हैं तब 1 बाल मनुष्य का मोटाई का होता है। ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। भेड़ बकरियों के रहने के स्थान को चांगपा लेखा बोलते हैं, है ना। चांगपा क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। जहाँ पर भेड़ और बकरियों को रखा जाता है उस स्थान को लेखा बोलते हैं। तो लेखा जो है वो भेड़ बकरियों से संबंधित है और चांगपा से संबंधित है। लेह और श्रीनगर के मध्य में कारगिल पड़ता है। ये भी एक पॉइंट सीटेट में दिया हुआ है कि लेह और श्रीनगर के बीच में कारगिल पड़ता है। ठीक, श्रीनगर में
पानी पर बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। 16 तारीख को पूछा गया है कि पानी पर तैरते रहने वाले जो मकान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर में पानी पर बने लकड़ी के डोंगे, जिन्हें क्या कहते हैं, घर, लकड़ी के घर, तो वहाँ क्या बोलते हैं, डोंगे बोलते हैं। डोंगे, घर को क्या, डोंगे। तो लकड़ी के जो डोंगे होते हैं घर, वो पानी पर तैरते रहते हैं, जिन्हें हाउस बोट बोलते हैं। तो पानी पर तैरते रहने वाले मकान को या घर को क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हाउस बोट। और ये कितना लंबा होता है, तो 80 फुट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ख़त्म बंद, ये भी सीट ने पहले पूछा कि ख़त्म बंद क्या है, तो ख़त्म बंद हाउस बोट के अंदर की जो छत होती है उसमें लकड़ी की नक्काशी होती है, जिसे क्या, ख़त्म बंद बोलते हैं। ये आपको याद रखना कि हाउस बोट में जो नक्काशी होती है अंदर लकड़ी में, उसे ख़त्म बंद बोलते हैं। और यहीं श्रीनगर में जो पुराने मकान होते हैं जिसमें जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, जिन्हें डब बोलते हैं। तो डब किसे बोलते हैं, तो श्रीनगर में पाए जाने वाले जो पुराने घर हैं उसमें जो जालीदार खिड़कियाँ होती हैं उन्हें डब बोलते हैं। और दरवाज़ों और खिड़कियों पर बनी डिज़ाइन को मेहराब बोलते हैं। तो मेहराब डिज़ाइन कहाँ प्रचलित है, तो इसके लिए भी आप श्रीनगर कर सकते हैं। और मेहराब कहाँ के दरवाज़ों और खिड़कियों पर मेहराब डिज़ाइन मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, श्रीनगर। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि डल झील और झेलम नदी श्रीनगर में है। ठीक, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बकरवाल जनजात पाई जाती है। तो बकरवाल जनजात कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बकरवाल जनजात पाई जाती है। गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था, तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। ठीक, स्टेथोस्कोप, ये भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेथोस्कोप क्या है, तो धड़कन सुनने वाला यंत्र होता है, जिसे डॉक्टर लोग कान में लगा के हम लोग की सीने पे रखते हैं, जिससे उन्हें धड़कन पता चल जाती है कि कैसी है ना। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के बहुत ही करीब के साथी महादेव भाई देसाई थे, जिनका बेटा नारायण का बचपन जो है गांधी आश्रम में बीता। ये भी एक पॉइंट दिया था, तो हमने कहा देख लेते हैं। वर्धा योजना, वर्धा योजना जो है किससे संबंधित है, वो स्वच्छता से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगला, वानगांव, वानगांव कहाँ है, तो ये गुजरात में पड़ता है। ऊंधियूं एक प्रकार की पकी सब्जी, गुजरात में ऊंधियूं का मतलब होता है उल्टा। देखिए, ऊंधियूं एक सब्जी होती है जो कैसी बनती है, तो ये आपको बता देते हैं कि मटके में जो है सब्जी को काट के डाल देते हैं, उसका मसाला डाल देते हैं, उसके बाद उसका जो मुंह होता है उसको बंद कर देते हैं और उसे उल्टा रख के गर्म आंच पे जो है पकाते हैं आग पे। तो ऐसी सब्जी को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ऊंधियूं। ऊंधियूं का गुजरात में मतलब होता है उल्टा, है ना। तो ये बेसिकली नाम उसी से निकला है कि उल्टा करके जो है मटके में सब्जी को पकाया जाता है, इसलिए इसे ऊंधियूं बोलते हैं। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने पर और ज़्यादा रसायन का प्रयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न कारणों से भूमि बंजर हो जाती है, तो उसमें कौन सा कारण होगा कि एक ही फसल को बार बार उगाने से और ज़्यादा रसायन के उपयोग से भूमि बंजर हो जाती है। क्रोटोन का पौधा, ये भी महत्वपूर्ण, सीटर ने कई बार पूछा है। क्रोटोन का पौधा ज़मीन में पानी की कमी को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा पौधा है जो पानी की कमी को दर्शाता है, तो क्रोटोन हो जाएगा। इससे क्या पता लगाते हैं हम लोग कि पानी को जो ज़मीन है उसको पानी की आवश्यकता है या नहीं है, ये पौधा बता देता है। क्यों बता देता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होते हैं वो ज़मीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं और पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केचुए मिट्टी को पोपली और उपजाऊ बनाते हैं। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी को पोपली और उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, किसे, केचुए को। ठीक, कुड़ुक, कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो झारखंड में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वो झारखंड हो जाएगी। और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तोरांग का मतलब क्या होता है, तो आप जंगल लगाएंगे। और किस भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, तो कुड़ुक भाषा में। और कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो झारखंड में। ठीक, तोरांग केंद्र में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। जो तोरांग केंद्र बने होते हैं जंगलों में, उसमें कुड़ुक समाज का
और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। जंगल कानून कानून अधिकार 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जंगल पर आदिवासियों को उनका हक दिलाने वाला कानून कौन है? तो वो जंगल कानून अधिकार 2007 है। जो कम से कम 25 वर्ष तक जंगल में रह रहे होते हैं, उनका उस जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर और उस जंगल पर पूर्णतः अधिकार होता है। ये कानून यही बताता है। मिजोरम झूम खेती, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बन रहा है कि झूम खेती कहाँ प्रचलित है? तो आप क्या बताएंगे? मिजोरम में। मिजोरम में खेती होती है जिसे हम लोग झूम खेती बोलते हैं। झूम खेती होती है क्या? झूम खेती में खेती करने का तरीका जो है तो होता है वो एकदम अलग होता है। इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कई साल तक जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई फसल नहीं उगाते हैं। तो उस खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ठीक। मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो क्या हो? वो चावल की फसल है। मिजोरम की मुख्य फसल जो होती है वो चावल की होती है। फसल पकने पर यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तो मिजोरम में सबसे बड़ा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फसल के पकने पर मनाया जाता है। और उस समय एक नाच किया जाता है जिसे चेराओ कहते हैं। चेराओ नाच कहाँ पर होता है? तो मिजोरम में होता है। और कब ये होता है? तो फसल के पकने पर। ठीक। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है कि मिजोरम के कितने % लोग जो है जंगल से जुड़े हैं? तो वो 3/4। ठीक। ग्रागोर मेंडल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ठीक। ग्रागर जॉन मेंडल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, जिनका जन्म 1822 में हुआ था। और इन्होंने 7 साल तक 28,000 मटर के पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया था। और यह पाया कि जो है पौधों में कुछ जो गुण होते हैं वो जोड़ियों में आते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया, अध्ययन किया? तो वो क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ? तो 1822 में हुआ। और इन्होंने 28,000 मटरों के पौधों पर बारीकी से अध्ययन भी किया। अगला प्रश्न, पोलियो जीवाणु से फैलता है, जन्मजात नहीं है। ये भी आपको याद रखना कि पोलियो किससे फैलता है? तो वो जीवाणुओं से फैलता है, यह जन्मजात नहीं है। ठीक। पूरण पोली चने की दाल की मीठी रोटी होती है। ये महाराष्ट्र में भी बनाई जाती है, किसी पर्व पर जो है बनती है। पूरण पोली चने की दाल की एक मीठी रोटी होती है जो बेहद ही पसंद की जाती है वहाँ पे। ठीक। और मुकादम क्या होता है? तो मुकादम जो है कर्ज वसूली करने वाला जो आता है उसे क्या बोलते हैं? मुकादम बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये कौन सा कीड़ा है? तो वो रेशम का कीड़ा है। मच्छर जो होता है वो क्या होते हैं? पैरों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। तो मच्छर कैसे पहचानते हैं? सीते ने ये भी पूछा है। तो पैरों की गंध और शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कुत्ते एक दूसरे के मलमूत्र से पहचान लेते हैं कि उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। और इसी तरह बाघ भी होता है, वो भी एक दूसरे के मलमूत्र से पहचान लेता है कि उसके इलाके में कौन आया था और हम किस इलाके में जा रहे हैं। ठीक। यहाँ ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। इसे भी आपको याद रखना कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख लेते हैं। 4 गुना ज़्यादा दूरी से किसी वस्तु को देख लेते हैं। ठीक। रात में जागने वाले जानवर किसी चीज़ को केवल सफ़ेद और काला रंग में ही देख पाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो ज़मीन पर हुए कंपन को सुन पाते हैं। ये भी सीटर ने पहले पूछा है। ठीक। मछलियाँ जो होती हैं वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस माध्यम से देती हैं? तो बिजली तरंगों के माध्यम से मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में कई महीने तक गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में छिपकलियाँ अचानक गुम हो जाती हैं। किस मौसम में छिपकलियाँ गुम होती हैं? तो सर्दियों के मौसम में गुम होती है कई महीनों तक। ठीक। सलाद ये 16 तारीख को भी पूछा गया प्रश्न है। सलाद से संबंधित। ठीक। इसको भी देख लेते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। सलाद क्या है? सलाद भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ठीक है। सलाद क्या है? भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो दिन के करीब 17 घंटे
पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं, उल्टा लटक कर सोते हैं। ये आपको याद रखना है कि कितने घंटे सलाद सोता है, तो 17 घंटे सोता है और पेड़ों से उल्टा लटक कर। और जिस पेड़ पर ये सोते हैं या जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और इनका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है, जिसमें यह लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। 8 पेड़ों के अलावा ये घूम नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये एक पेड़ के सारे पत्ते खा नहीं लेते तब तक दूसरी पेड़ पर जाते नहीं हैं। अगला पॉइंट ये आपको याद रखना है, 4 पॉइंट है कि गाय 4 घंटा, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे सोती है। अगला पॉइंट, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। ये आपको याद रखना कि बाघ हमसे कितना गुना बेहतर देख पाता है अंधियारे में, तो 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाता है। बाघ की जो मूँछें होती हैं वो हमें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे रास्ता मिल जाता है और वह शिकार का सही पता भी पा जाता है कि शिकार कितना दूर हमसे है। ठीक। अगला पॉइंट, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। हाथी को दांत, गेंडे को सींग, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए तथा कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है कि कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, सांप को और मगरमच्छ को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी इसकी जो खाल है सांप की और मगरमच्छ की वो महंगी बिकती है। हाथी को दांत, गेंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर में है। ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक। अगला पॉइंट, सांपों को पकड़ने वाले और बीन की धुन पर नचाने वाले को कालबेलिया बोलते हैं। और नाग गुम्फन एक रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में मनाई जाती है। यहाँ से सीटेट ने पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि नाग गुम्फन क्या है, तो यह एक रंगोली है जो कहाँ बनती है, तो ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही सांप जो होते हैं वो जहरीले पाए जाते हैं, जिनमें नाग, कैरात, दुभैया और अफाई हैं। सांप के जहर को तुरंत खत्म करने वाली दवा जो सीरम होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सीटर ने यहाँ से भी पहले पूछा है कि सीरम कैसे बनती है, तो वो सांप के ही जहर से सीरम बनती है। और ये सांप के काटने, जिसको सांप काटता है उस व्यक्ति को दी जाती है, जिससे उसका जो होता है असर ख़त्म हो जाता है उसके विष का। ठीक। ये भी सीटर ने पिछले ही बार पूछा था कि बीन, तुम्बा और खंजरी किससे बनाई जाती हैं, तो ये सूखी हुई लौकी से बनाई जाती है, बीन, तुम्बा और खंजरी। ठीक। और कालाहांडी जिला कहाँ है, तो उड़ीसा में है कालाहांडी जिला, जहाँ चावल अधिक पैदा होता है। ये आपको याद रखना है, कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। ठीक। तो ये हमने देख ही लिया है। तो यहाँ से ये श्रृंखला हमारी समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।